नमस्कार दोस्तों। वक्फ बिल के ऊपर बहस चल रही है और अब पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि आज रात लेट नाइट तक ये पास भी हो जाएगा। यानी कि जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके कुछ देर के बाद अभी वक्फ बिल पास होने वाला है। नंबर्स पूरे हैं, पूरी सपोर्ट है गवर्नमेंट को। हल्ला ऑपोजिशन कर रही है। बट एक चीज नोट करिए आपने कि पूरे भारत में कहीं भी कोई दंगा नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, एक अजीब बात जरूर हो रही है कि आपको मुसलमान लेडीज लेडियां नहीं लेडीज वो सड़कों पे आकर थैंक यू मोदी जी बोल रही हैं। यहां तक कि जो अजमेर शरीफ में जो कि हो क्या होते हैं बेबाक बोलने वाले, आग उगलने वाले, जो वहां के मौलवी हैं, उन्होंने बोला था कि भाई ये नहीं होना चाहिए। वक्फ बिल जो है इसकी अमेंडमेंट नहीं आनी चाहिए। लेकिन उनमें से कई लोग अब बाहर निकलकर बोल रहे हैं ये अमेंडमेंट जरूरी है, ये दादागिरी नहीं चल सकती। बंदे के पुत्र बन रहे हैं ये मुसलमान कौम, लगता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं डंडा तेल लगाकर दिख रहा है कि अगर कुछ बोले तो डंडा सर पे पड़ेगा। योगी जी की गवर्नमेंट है। दूसरी बात, मैं ये आपसे चीज पूछता हूं कि हमने कई बार कांग्रेस की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से एक डर का माहौल हमें दिखाया गया, हम हिंदुओं को। ये बोला गया कि 370 हटेगा, तो जिसने हटाया उसके हाथ काट दिए जाएंगे। राम मंदिर बना तो पूरे देश में रंगों की नहीं, खून की होली खिलाई जाएगी। ये हमने सारे मुद्दे देखे अपने सामने खत्म होते हुए। हमने वो भी देखा कि पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना, क्योंकि पाकिस्तान उग्रवादी भेजेगा, पूरे देश में बॉम्ब ब्लास्ट होंगे। आज उन्हीं के कंट्री में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, हमारे देश में पिछले 11 साल में कुछ नहीं हुआ। ये डर का माहौल बार बार कांग्रेस की तरफ से दिया गया, सिर्फ एक ही चक्कर के कारण, हम हिंदुओं को दबाया जाए, मुसलमानों को एक शक्ति दी जाए कि हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत कीजिए। फिर बोला वक्फ ये तो बिल को आप टच ही नहीं कर सकते, लीजिए फाड़ कर आधा छोड़कर फेंक दिया डस्टबिन में, आग भी लगने वाली है। ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर भी कुछ नहीं होगा। जैसे ना 370 का कुछ हुआ, ना राम मंदिर की जगह का कुछ हुआ, इसका भी कुछ नहीं होने वाला। अब आते हैं मुद्दा कि अगर आज विमेन जो है, मुसलमान विमेन सड़कों पे आके इसका विरोध नहीं, इसका सपोर्ट कर रही हैं। आज इनके अपने मौलवियों के कई मौलवी, जूनियर मौलवी भी आकर सपोर्ट कर रहे हैं। आगे होगा क्या? क्या देश में आग लगेगी या सुख शांति से ये काम भी निपट जाएगा जिस तरह बाकी के निपट गए? उमेश जी, जय सिया राम, और गर्व से बोल रहा हूं, जय सिया राम। जय सिया राम सुमित जी। सर ये जो बिल है, आपको मालूम है कि ये 95 में एक तरफा बिल आया था कि मुसलमान जहां मन करेगा वो जमीन पे हाथ रखेगा, बोलेगा हमारी है, तो उनकी हो गई और आप अपील भी नहीं कर सकते थे। आज इस बिल में अमेंडमेंट्स आ रही हैं। आपको लगता है ये इम्पॉसिबल काम मोदी जी के सिवाय कोई भी और कर सकता था? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मोदी जी ने इसका ग्राउंड वर्क अच्छी तरह से कर लिया था और हम में से बहुत लोगों ने जो सौगातें मोदी के ऊपर जो हमने कटाक्ष किए थे मोदी जी के ऊपर, और हमने ऐसे वोटर मना किया था कि इनसे कुछ तो होने वाला नहीं है। बट दिस वाज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। इसका ऑप्टिक्स अभी काम आ रहा है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि जो प्रोपेगेंडा अपोज़िशन फैलाने की कोशिश कर रहा है, वो एक तरह से डिफ्यूज़ और डाइल्यूट होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, आपने जिस हिसाब से बताया कि जूनियर मौलवीज़ और सब लोग आके, महिलाएँ आके सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब है कि लार्ज स्केल करप्शन हो रहा है वक्फ बोर्ड के अंदर। देखिए, आपको ये भी बता देता हूँ, जो मुकेश अंबानी का घर है एंटीला, उसको भी बताया जाता है कि वो एक वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी पे बनाया गया है और इसका केस शायद सुप्रीम कोर्ट में गया भी है और उसके ऊपर कोई जजमेंट आया है, पर मीडिया में आपने देखा है इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है। तेलंगाना में थोड़े दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले, एक तरह से वक़्फ़ ने क्लेम किया, जो माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग है, वहाँ पे वहाँ पे इंटरनेशनल बिज़नेस स्कूल है, सबकी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग्स जो है, कुछ एकड़ों के ऊपर भी उन्होंने दावा ठोक दिया था और उन्होंने बोला था कि इन सारी कंपनियों को हमको हमको एक तरह से रेंट देना पड़ेगा फॉर द यूसेज ऑफ लैंड। तो तेलंगाना गवर्नमेंट हैड टू अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त किया। तो आप सोच लीजिए कि हम सब लोग तो सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते।
ठीक है? तो आज ये बिल आने से करोड़ों जो प्रॉपर्टीज़ है जिसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने इल्लीगल दावे किए हैं, उसके ऊपर अभी एक तरह से कार्रवाई होगी। उनको बोला जाएगा कि आप डिजिटल प्रूफ सबमिट करिए और एक तरह से बहुत सारे केसेस जो वक्फ बोर्ड के रिलेटेड है और जुडिशियरी में अटके हुए हैं या तो जुडिशियरी कुछ कर ही नहीं सकता। तो एक तरह से क्लियर कट एक तरह से आपको एक डिग्री आ जाएगी गवर्नमेंट की, एक लॉ आ जाएगा इसके ऊपर। क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1995 में ये लॉ को लेके आए थे। तो मेरा ये मानना है कि जैसे वो लॉ लेके आए हैं, ये तो अगेंस्ट द ईथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं? राइट टू इक्वालिटी एंड इक्विटी। तो ये कहाँ की इक्वालिटी और इक्विटी है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी को आप बिलीव करते हो कि ये प्रॉपर्टी आपकी है और आप इसके ऊपर दावा ठोक देते हो और प्रूव करना मुझे पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। ऐसा क्या होता है इसमें? और सेकंड अपील भी नहीं कर सकता, इनके वक्त ट्राइब्यूनल में करना पड़ेगा मुझे। तो एक तरह से लीगलाइज्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्लंडर है। तो एक तरह से यहाँ पे भारत के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी की डीलिंग्स नहीं होती थी, बहुत सारे केसेस चलते थे, डिस्प्यूट्स चलते थे, इकोनॉमिक रेज़ोल्यूशंस नहीं होता था। तो यहाँ तक बात हो रही थी कि ये जो के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है, उसको पहले तो इनके जो केयरटेकर है, वो पहले इसको बेचते थे। फिर उसके बाद उसके ऊपर वापस क्लेम करते थे। फिर वापस ये एक तरह से एक कार्टेल जैसा चल रहा था। तो जैसे ही मुकेश अंबानी के घर का नाम आया, गवर्नमेंट को समझ में आया कि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपको भी नहीं मालूम होगा कि मुंबई में जो एंटीला बना है, दैट इज़ बीइंग बिल्ट ऑन अ वक्फ बोर्ड लैंड। बट आपको अगर आप ढूँढोगे तो आपको मिल जाएगा, 2005 की बात है। बट अब ये देखिए ना कि इस बिल के कारण सबको एक तरह से राइट टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलते हैं कि सबको एक तरह से फरियाद करने का एक मौका मिलेगा। सब लोगों को अपील करने का मौका मिलेगा। नहीं तो इसमें कोई सुनवाई नहीं थी। दिस इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। सेकंड, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को वो बोल रहे थे कि ये प्रॉपर्टीज़ हमारी है और ये कांग्रेस ने भी जिस हिसाब से 2014 में 1 महीने पहले उन्होंने 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम कर दी थी। तो इनको भी ये पूछना चाहिए कि भाई साहब आप ये बताइए कि वक्फ बोर्ड के ऊपर किया आपने, सनातन बोर्ड को क्यों नहीं किया? आप सनातन बोर्ड बना के वो हमारे ऊपर ही देते ना, राइट टू इक्विटी एंड इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ मुसलमान ही है क्या इस देश में? 20 करोड़ मुसलमान। बाकी कोई जैन नहीं है, बाकी कोई हिंदू नहीं है, सिख नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है। ऐसा पूछना चाहिए हमको, बाकी कम्युनिटीज़ को पूछना चाहिए कांग्रेस को। मेरा ये मानना है, फर्स्ट तो क्वेश्चन पूछना चाहिए सारे कांग्रेसमैन को कि भैया आप ये बताओ कि आप इतना कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो, ये वक्फ बोर्ड में क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इक्विटी और इक्वालिटी का क्या है बताइए? सेकंड, बहुत सारे कानून हमारे ऐसे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप देख लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए हमारे जो मंदिर है, जो इनके स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और उनके जो फंड्स है वो यूज़ होते हैं बाकी सब पर्पसेस के लिए और मंदिर के पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं होते। हमारे मंदिर ना तो शिक्षा दे सकते हैं, ना चिकित्सालय चला सकते हैं। ये सब ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन में उनको बाधा की हुई है। ये तो वक्फ बोर्ड तो एक फर्स्ट चीज़ है। उसके बाद तो हमें और भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमें रद्द कराने की ज़रूरत है, जो नेहरू के टाइम पे चले थे। ये तो 95 में आया था। सर जो हिंदू है उसे तो पहले 2 4 5 महीने पहले पता ही नहीं था कि वक्फ बोर्ड नाम का एक भस्मासुर इन्होंने हमारे बीच में बिठा दिया, जो आपको खाता जा रहा है और आपको पता भी नहीं है। ये तो अब जाके मोदी जी के 10 साल के बाद जाकर हमें पता लगा कि वक्फ नाम की चीज है कि उनका मन जहां पे करेगा वो क्लेम कर सकते हैं। एक चीज तो अच्छी हो गई, अभी बिल आना है, लेकिन आर्टिकल 40 जो वक्फ बोर्ड के अंदर था कि कोई भी प्रॉपर्टी ये क्लेम कर सकते थे गवर्नमेंट की, जैसे इन्होंने बोल दिया कि जो पार्लियामेंट है वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। भी एयरपोर्ट सारे जितने भी भारत के एयरपोर्ट है वो सारे ही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाए हुए हैं। इसकी सारे का भत्ता मिलना चाहिए, हर महीने की इनकम वक्फ को जानी चाहिए। सर ये सारी प्रोविजन खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट भी क्लेम कर लेंगे, इनको ऐसा छोड़े तो। राष्ट्रपति भवन भी क्लेम कर लेंगे। वो तो ये भी बोल तो देंगे कि ये हाँ, जो प्रोविजन था कि कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जहां पे बंद करता था, ये प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, ये क्लेम करते थे इनकी अपनी है।
अब ये क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि जो जंगल है, जंगलों की जगह ही बोते हमारी है, वहां पे गंदी सी मजाक उड़ा देंगे अपनी जाकर, उसमें कोई कुत्ता बिल्ला भी इन्होंने उसमें डाला नहीं होता। आपको इतनी अकल होनी चाहिए, आपने कोई मजार बनाई है, कोई कुत्ता बिल्ला लेकर मरा हुआ, उसके ऊपर बंदर की टोपी लगाकर, बकरी वाली दाढ़ी थोड़ी चिपका कर, थोड़ी सी वॉल पे दफना देते, वो भी नहीं करते हैं। लेकिन क्लेम करते हैं कि जगह हमारी है, क्योंकि देखो जी, हमारा तो पीर बाबा यहाँ पर लेटा हुआ है। और फिर बोलेंगे कुत्ते की मजार, गधे की मजार, ये ऐसे नाम भी ये रख देते हैं। लेकिन सर मुझे समझ नहीं आती, इन्होंने जो प्रोविजन डाला कि आर्टिकल 40 या 4 जो भी है वो खत्म हो गया, जिसमें गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को ये क्लेम नहीं कर सकते। व्हाई नॉट प्रोविजन फॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑल्सो? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी इनके लिए मायने रखती है, प्राइवेट नहीं। अगर मेरे घर के ऊपर ये क्लेम करते हैं तो गवर्नमेंट उसकी सुनवाई नहीं करेगी, उसके लिए मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट फिर दोबारा से वक्फ का। देखिए, मेरा मानना एक चीज है कि कुछ ना कुछ काम तो हो ही रहा है। सेकंड, बाकी सब लोगों को भी काम करना पड़ेगा, सिर्फ गवर्नमेंट को ही काम क्यों करना चाहिए। बाकी सब वकील भी बैठे हैं, उनको बोलिए पीएलआई डालिए, रिट पिटीशन डालिए, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस को चैलेंज करिए कि इट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। मतलब आप इसको वक़्त जो प्रोविज़न है, इसको आपने सुप्रीम कोर्ट को भी सुपरसीड करने का आपने अधिकार दे दिया। ये कैसे हो सकता है? आप उधर अपील करिए ना, किसने मना किया है? आज तक हुआ क्यों नहीं है? 95 में तो बीजेपी भी थी। उस समय मेरे हिसाब से उनके पास 120 एमएलए थे, 120 एमपी थे, जब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में ये पास हुआ था। तब वो क्या कर रहे थे? और वाजपेयी का गवर्नमेंट आया ही था, वाजपेयी जी का 6 साल उनके भी थे। ये काम सिर्फ मोदी जी कर पाए, क्योंकि मोदी जी को मालूम था ये करना है हम, और 10 साल से इसके ऊपर अवेयरनेस फैलाया गया था। लोगों को बताया गया था कि वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज़ है, और लोगों को पीपल अवेयर इन द स्टेट ऑफ शॉक। जिस हिसाब से इन्होंने प्रॉपर्टीज़ क्लेम करना चालू किया, आप सोच लीजिए 2006 में इनके पास कुछ 4.6 लाख एकड़्स थे। अभी इनके पास 9.2 लाख एकड़्स है। तो डबल कर दिए 16 साल में। जिस हिसाब से इन लोगों ने चालू किया और मीडिया ने इसको हाइलाइट किया और बाकी सोर्सेस ने भी हाइलाइट किया, लोगों के बीच में एक टॉकिंग एंड डिस्कशन पॉइंट बन चुका है। और एक तरह से जो ये बिल कांग्रेस लेके आई थी, इसके कारण देश के अंदर दोनों मुसलमान और हिंदुओं के बीच में एक तरह से दरार डाल दिया था इन्होंने। आप ये सोचिए, और इसमें वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स थे, जो इनके केयरटेकर्स थे, वो पूरा मजा ले रहे थे। वो वक्फ की प्रॉपर्टी वे यूजिंग फॉर गिविंग ऑन रेंट, और उसका रेंट वो आप प्राइवेटली लेते थे। वो वक्फ बोर्ड में जमा भी नहीं कराते थे। मुसलमानों को तो कोई बेनिफिट मिलता भी नहीं था इसमें। और आपको मालूम है, हैदराबाद के एक एमपी है, वो तो मतलब उन्होंने ये भी बोल दिया कि हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, हम इसके साथ इसके खिलाफ और प्रोसेशन निकालेंगे। तो वो तो रेडी बैठे हैं, और उनके पास बताया जाता है कि 3000 करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी उनके पास, उनके कब्जे में। तो ये सब जो बोलते हैं, जो केयरटेकर हैं, जो अभी एमपी और एमएलए बने हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। मुसलमान कम्युनिटी खुद चाहता है कि इसके अंदर रिफॉर्म हो, और एक तरह से और मैं तो ये भी चीज़ बोलूँगा कि जो मुसलमान अ, रोड पे इबादत करते हैं, और जो रोड पे बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, उनको वक़्फ़ की प्रॉपर्टी दे देनी चाहिए। इतने आपके पास एकड़ है, 9.2 लाख एकड़ पड़ा है, तो आपको रोड पे आके करने की क्या ज़रूरत है? और इबादत तो जो किया जाता है आपके और अल्लाह के बीच में किया जाता है, इट्स अ प्राइवेट अफेयर। इसमें लोगों को तकलीफ देके ऐसी इबादत क्या करने की ज़रूरत है? मुझे नहीं समझ में आता। मेरे धर्म में तो नहीं बोला जाता है। हमारे धर्म में तो यही बोला जाता है कि किसी को तकलीफ पहुँचा के अगर आप कुछ करोगे, उसका फल आप कार्मिक फल आपको नहीं मिलेगा। बाकी आप सर देख लीजिए। जो मुसलमान कंट्रियां हैं, वहां पर ये अलाउड नहीं है इनको कि आप सड़क के ऊपर ये डड्डू पोज जो 5 बार दिन में करते हैं, वो आप नहीं कर सकते। ये जहां पर ये मिनॉरिटी में होते हैं, वहां पर इनको शिक्षा दी जाती है कि आपको दूसरी कम्युनिटीज को तंग करना है और अपने नंबर्स को दिखाना है कि हमारे नंबर कितने हो गए हैं। अब आप देखिए, यूके में, यूरोप में इनको अलाउड है, लेकिन अगर सऊदी अरेबिया में करेंगे तो 100 कोड़े लगते हैं, 6 महीने की सजा होती है। तो आपको मालूम है कि ये वहां पर नहीं, कभी भी आप नहीं सुनेंगे ये काम किए हैं। ये काफिरों की कंट्री में ही ये काम करते हैं, जहां पे इन्होंने गजवे वो कंट्री करना होता है। सर एक बात आपको माननी पड़ेगी, मोदी जी ने भी क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है। मैं मास्टर स्ट्रोक ही बोलूंगा, कूटनीति भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। भी इसके अंदर एक प्रोविजन डाल दिया कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी की जो मैनेजमेंट है उसमें लेडीज भी होनी चाहिए।
सारी की सारी लेडीज जो मुसलमान की वो बोलने लगी बड़ा अच्छा किया। अब हम इसका सर विरोध नहीं, इसका सपोर्ट करेंगे। साथ में सर अभी मेरा देखा मानना कि जो मेरा चर्च मानना वाले है हैं, चर्च वाले भी इसका समर्थन कर रहे हैं। सेकुलर पार्टियां जो सो कॉल्ड है वो भी समर्थन कर रही हैं और कई और मुसलमानों के ही संगठन हैं जिन्होंने इसका समर्थन करना शुरू कर दिया। यानी कि एक ऐसी कूटनीति है जहां पर आधे से ज्यादा कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ लिया, यहाँ की लेडीज को जोड़ लिया, बाकी की पार्टीज ऑलरेडी आपके साथ है, क्रिश्चियंस को भी जोड़ लिया कि भैया आज अगर तुम ना जुड़े तो कल को तुम्हारे चर्च भी वक्त में चले जाएंगे, वो भी साथ में आ गए। सर इसी को बोलते हैं कि जो भ्रम था कि अगर इसको वफ को टच भी किया तो आग लग जाएगी, आग इन्हीं के खेमे में लग चुकी है, देश में नहीं। और इसी को बोलते हैं मोदी मैजिक। ये सर सर मैं तो बोलता हूँ वुमेन का रिप्रेजेंटेशन वक्फ बोर्ड में 50% से ऊपर कर देना चाहिए। सिर्फ 2 महिलाएं हैं, अभी प्रोविजन डाला हुआ है, मेरे ख्याल से इट शुड बी 50%। जैसे 33% रिजर्वेशन बोलते हैं पार्लियामेंट में विमेन का होता है, वैसे इसमें भी डाल दीजिए ना सर, क्या प्रॉब्लम है? आप बात कर रहे हो प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं सर एक सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑपोजिशन बोलता ही है खतरे में है, तो ठीक है इसमें अमेंडमेंट में हम वो प्रोविजन डाल देते हैं कि हम लेडीज को 33% दे दीजिए। 2 करके क्या कर रहे हो आप? उनके खिलाफ तो अन्याय है। मैं तो मोदी सर जी ऐसा का होता है बोलूंगा कि जब आप शुरू 33% जब करिए। आप शुरू करते हैं, मोदी जी का आदत है पहले पैर रखते हैं दरवाजे में, उसके बाद दरवाजा बंद हो नहीं पाता है, दरवाजा हल्का सा खुल गया, उसके बाद अंदर कैसे घुसना है वो उनको अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए अभी तो पैर रखा है दरवाजे के बीच में कहीं बंद ना हो जाए। पैर रख दिया है, आगे आगे देखिए दरवाजा खुलता रहेगा। ये 2 के 200 ही होने वाली हैं, कम नहीं होने वाली। ये मोदी है, और और जिस एक चीज और पे एक लग होता है, गया वो पूरा करके दिखाएंगे। और एक और एक है सर, जितने भी फंड्स आते हैं वक्फ बोर्ड का, उसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम वुमेन एम्पावरमेंट में होना चाहिए। मुस्लिम वुमेन के शिक्षा और चिकित्सा पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा उनके ऊपर जुल्म सितम होता है, मेरा ये मानना है। क्योंकि पैसे का जो सदुपयोग जो होगा इनके ऊपर अगर यूटिलाइज होगा तो एक इनकी जो कौम है वो एक तरह से रिफॉर्म होगी। ओनली द मुस्लिम वुमेन कैन रिफॉर्म द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया, मेरा ये मानना है। अगर आपने उनको अच्छा शिक्षा चिकित्सा दे दिया तो वो आप देखेंगे कि कुछ सालों में खुद ये बीजेपी के झंडे लेके आके खड़े रहेंगे। सर मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये कभी भी बीजेपी का झंडा लेके उनकी लेडीज बेशक पढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमने एक चीज देखी है, पढ़ा लिखा मुसलमान वो अनपढ़ से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि पढ़ लिख के वो या तो आईएएस बनेगा और उसके बाद पता है आपको आईएएस बनने के बाद भी जिहाद का काम करेगा, वाइस प्रेसिडेंट बनेगा तो भी जिहाद करेगा, और कहीं अगर होम मिनिस्टर बन गया तो हिंदुओं को धक्के मारकर 5 लाख को कश्मीर से बाहर निकाल देगा। तो इनका पढ़ा लिखा होना अनपढ़ से भी ज्यादा खतरनाक है, बिकॉज देन दे कम इनटू हाई पोजीशंस व्हिच इज डेंजरस फॉर दिस कंट्री। इनका एक ही इलाज है, वो है या तो इजराइल स्टाइल या ट्रम्प स्टाइल कि पूरा का पूरा गाजा का बाजा बना दिया, खाली करो भागो यहां से, या चाइना स्टाइल किडनी निकाल ली जाती है। और कोई इलाज नहीं है इनका। आज पहली पहल है, वक्फ का एक पावर जो इनको कांग्रेस की तरफ से दी गई थी, इनके मुंह से निकाली जा रही हैं वो सारी प्रॉपर्टीज जो इन्होंने छीनी थी। आगे आगे देखिए इनसे छीनना क्या है। मुझे लगता है इनका कुछ ना कुछ काटना पड़ेगा, वैसे तो कुछ पहले ही कटा हुआ है, अब पूरा ही काट देना पड़ेगा, तभी ये थोड़े से शांत होंगे। देखते हैं सर आगे आगे क्या होता है। आगे योगी जी आ रहे हैं, मोदी जी ने तो एक नींव रख दी, आगे योगी जी जो काटने वाला काम है वो कर ही देंगे, इनका कर भी रहे। थैंक यू सर। जय सिया राम। जय सिया राम सुमित जी।